Good on and then all the students of class 10th. In our last video, we have studied about the formation of electrovalent or ionic compounds. My first complaint with you people is, मेरी सबसे बड़ी शिकायत जो आपसे है वो ये है कि आप वीडियो का महत्व नहीं दे रहे। ये वीडियो कितनी मुश्किल से बनाई जा रही है आपके लिए और व्यूअर्स की संख्या इसमें 13-14 आ रही है। आपके लिए तकलीफ उठाया जा रहा है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है और आपको इससे बहुत लगाव नहीं है, तो इसकी गहरी कीमत आपको देनी पड़ सकती है। एग्जाम आपके अच्छे नहीं होंगे अगर आप सीरियस नहीं हुए तो मैं एक बार पुनः आपको आदेश तो नहीं दे सकता, वरन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो देखिए। एक दिन में साल भर की किताब को आप नहीं पढ़ पाएंगे, प्रतिदिन पढ़ने की आदत डालिए और वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि इसके नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। और भी डिफरेंट वीडियोस मैं बनाता हूं, हिंदी चैनल चलता है मेरा, तो आप सबसे लाभ उठाने की कोशिश करें और वीडियो कम से कम सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपने अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी वीडियो से जोड़ें कि वो भी इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि इस लॉकडाउन में आप जानते हैं कि लाइव क्लासेस नहीं है कहीं भी। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो से आप अच्छा सीख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी कीजिए कि उनका भी कुछ भला हो इस रास्ते। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। इसके साथ अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं इसके बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इनकी प्रॉपर्टी आज हम लोग पढ़ेंगे कि इनका प्रॉपर्टी क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां हम लोग इसकी पढ़ रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की पहली प्रॉपर्टी है they all are found in solid state. They all are found in solid state. Found in solid. Sorry. They all are found in solid state. ये सबके सब solid state में पाए जाते हैं। अब केमिस्ट्री में किसी फैक्ट को आपने जान लिया, बात खत्म हो गई, वो नहीं। अब सॉलिड स्टेट में यह है तो क्यों सॉलिड स्टेट में है ये हमको समझना जरूरी। तो सॉलिड स्टेट में इसलिए है कि द इंटर पार्टिकल फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, which is one of the biggest force, which is one of the biggest force, जो एक बहुत बड़े फोर्स में से एक है। सबसे बड़ा फोर्स क्या है? आप फिजिक्स पढ़ते हो, आपको मालूम होगा, न्यूक्लियर फोर्स इज द बिगेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज द biggest force in the universe. न्यूक्लियर फोर्स इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा फोर्स है, उससे बड़ा कोई फोर्स नहीं होता। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। तो बहुत बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पास है। इसके वजह से इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी नजदीक रहते हैं, इनकी पैकिंग हाई होती है और हाई पैकिंग के कारण इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है और डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा? सॉलिड स्टेट इनको मिल जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट था इस क्रम में। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट आयनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है आयनिक कंपाउंड्स की कि दे आर सॉल्युबल, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई melting and boiling point, high melting and boiling point, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत बड़ा होगा।
क्यों बड़ा होता है? इसलिए कि इसका फोर्स क्या है? ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ड्यू टू हाई इंटर पार्टिकल फोर्स, टू हाई इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स, इनका इंटर पार्टिकल फोर्स जो है बहुत बड़ा है। और वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? ये सब के सब का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी उच्च होता है, काफी हाई होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग इसकी देख रहे हैं, तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि दे आर soluble in water, soluble in water or high dielectric constant liquids, or the liquids which have high dielectric constant, liquids which have high dielectric constant, which have high dielectric constant, high dielectric constant, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? बहुत बड़ा है। तो ये पानी में घुलते हैं, नहीं तो उस लिक्विड में घुलेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत बड़ा है। यहां हम लोग देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक टर्म आ गया, वो क्या है? उसको हम लोग समझते हैं। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या है? किसी लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाती है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण अपोजिट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट करते हैं उनको काटती है। तो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसको काटने की टेंडेंसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाती है। तो आयनिक कंपाउंड्स तब तक नहीं पानी में उतरे, तब तक नहीं घुलेंगे जब तक उनके बीच का फोर्स कटे नहीं। तो यहां हम डिफाइन करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो क्या है? द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड by virtue of which it cuts down the forces of attraction, operating between two charges, two opposite charges, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना बड़ा होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उतनी आसानी से काट देगा। तो वो कौन सी लिक्विड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे बड़ा है, ये हम लोग को जानना है। यहाँ क्वेश्चन आते हैं which liquid has highest dielectric constant, which liquid has highest dielectric constant, dielectric constant, किस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है? ये एक हीमोक्यूरियोस का सवाल है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जनरल नॉलेज के रूप में ये सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि एक लिक्विड का नाम बताइए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है। तो वाटर इसका आंसर है। वाटर हैज हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर हैज हाईएस्ट dielectric constant among all liquids, दुनिया में जितने भी लिक्विड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का है। ये वैल्यू कितनी है इसकी? इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 80। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 80, ये 80 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसलिए जो ये आपके
कंपाउंड्स हैं, यानी कंपाउंड्स हैं, ये पानी में घुल जाता है, क्योंकि वाटर को नॉर्मली हम क्या कहेंगे, पोलर सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है। ऐसा वाटर क्या है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। हम लिखते हैं वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसे इसमें पोलर कंपाउंड्स घुल जाएंगे, आयंस इसमें घुलेंगे, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ा, और नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं इसका। तो आयनिक कंपाउंड्स की फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। तो इन सॉलिड स्टेट they don't conduct electricity, they don't conduct electricity, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। तो ये कंडक्शन क्यों नहीं करते, ये हमको जानना है। because ions are firmly held, because ions are firmly held, they are not movable, they are not movable, ये मूवेबल नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, इसलिए ये क्या है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। लेट अस सी द पॉइंट नंबर 5th, व्हाट दैट पॉइंट इज, पॉइंट नंबर 5th ये कहता है infused state that we call molten state, जब हम लोग molten state कहते हैं, infused state और molten state and their aqueous solutions conduct electricity due to the migration of charges, to opposite electrode। अब ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इनके द्वारा होगा। कब, जब फ्यूज स्टेट में हो, जब इनको हम लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, सॉलिड को हम लोग गर्म करके लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं, तो मॉडर्न स्टेट में कंपाउंड आ गया। अब उसका आयन जो है मूव कर सकता है, क्योंकि लिक्विड फ्लो करती है, और एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके आयन मूव कर सकते हैं। तो यहां हम लोग इस बात को समझते हैं डायग्राम के माध्यम से कि सपोजिंगली हमने एक बीकर लिया और इसमें NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हमने बनाया, तो ये किस रूप में होगा, इसके भीतर इसमें Na+ आयन होंगे और इसमें Cl- आयन होंगे। अब यहां से जब हम लोग ये इलेक्ट्रोड के माध्यम से इसका कनेक्शन बैटरी से बनाते हैं, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, बैटरी से बनाते हैं, इस कंडीशन में यहां हम लोग एक बनाते हैं इसका एनोड, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं, उसे हम लोग एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन लेता है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। अब दोनों पॉइंट्स में खास क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहां अब आप देखेंगे कि Na+ किसकी हो जाएगा, Na+ goes to cathode and Cl- goes to anode, ये नोड क्यों हो जाता है, और इस माइग्रेशन के कारण इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये इसका पॉइंट नंबर 5 है। अब हम लोग इसके 6 पॉइंट को देखते हैं जो संभवतः आखिरी है। तो आयनिक कंपाउंड्स का 6 प्रॉपर्टी क्या है कि दे रिएक्ट वेरी फास्ट, दे आर फास्ट रिएक्टिंग स्पेसिस,
स्पेसीज, इनका रिएक्शन बहुत तेज होता है। अब इनके रिएक्शन का टाइम अगर आपको जानना हो कि कितने समय में रिएक्शन करते हैं, तो मैं टाइम यहां दे रहा हूं t = 1/100 सेकेंड। ये इसका टाइम है। इतने कम समय में रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए इनका रिएक्शन बहुत तेज होता है। अब इसके बाद हम लोग वैलेंसी के दूसरे टाइप को पढ़ेंगे। तो वैलेंसी का दूसरा टाइप क्या है? कोवैलेंसी है। कोवैलेंसी, the second type of valency which we are to study now is covalency. कोवैलेंसी के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझें कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चला गया। लेकिन जब रिएक्शन हम नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में करवाएंगे तो वहां समस्या क्या होगी? समस्या यह है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिसीवर्स हैं, तो आखिर इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? तो ये कंडीशन कहां होता है? कंडीशन होता है when non-metals react to each other, react to one another। जब नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिसीवर्स हैं। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिसीवर हैं तो देगा कौन और लेगा कौन? यहां बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, साझा होता है इस जगह पर। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। क्या कहें? द बॉन्ड विच इज formed by the sharing of electrons, between two atoms is called covalent bond, and the number of electrons shared pair of electrons is called covalency। उसे हम लोग कोवैलेंसी कहते हैं। तो यहां जब नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो कोई दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की प्रॉपर्टी है, देने वाला कोई नहीं। इसलिए बॉन्ड बनाने का एक तरीका यह होता है कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को बीच में रख के शेयर कर लेते हैं, और शेयर करके दोनों अपनी अपनी ऑक्टेट की नीड को, आवश्यकता को पूरा करते हैं। इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इसमें जितना पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसे हम लोग कोवैलेंसी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंसी। अब कोवैलेंसी में जो एग्जांपल्स बनते हैं उसको देखिए। सबसे पहले सिंगल कोवैलेंसी। तो सिंगल कोवैलेंसी क्या है? सिंगल कोवैलेंसी में वन पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। यहां देखिए, हेयरिंग वन पेयर इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। हेयरिंग वन पेयर इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। यहां वन पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब जो शेयरिंग वन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट how one pair electrons is shared। तो जैसे आपने हाइड्रोजन को लिया, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका Z की वैल्यू 1 होती है। Z की वैल्यू 1 का मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम जिसको दिखाते हैं, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे? इनको हीलियम की स्ट्रक्चर लेनी है, तो हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। इस कंडीशन में दोनों अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। यहां जो बॉन्ड बन रहा है वो वन पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है। इस पेयर में इलेक्ट्रॉन एक जो है एक हाइड्रोजन दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन दिया, बीच में रख के शेयर कर लिए, तो इससे जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहां हाइड्रोजन जो बनता है H, सिंगल बॉन्ड H। तो ये वैलेंसी को यहां हम लोग दिखाते हैं कि सिंगल कोवैलेंसी में
जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं एक बनता है। अब आते हैं हम लोग डबल कोवैलेंसी। डबल कोवैलेंसी, डबल कोवैलेंसी में हम लोग ऑक्सीजन को उठाते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका जेनेटिव वैल्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कितना 6 है इसके पास, तो इसको डॉट से हम लोग दिखाते हैं 2 to 4 और यहाँ हो गया 6। फिर दूसरे ऑक्सीजन के पास भी नहीं इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आपस में रख के शेयर कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितनी हो रही है, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, एक ऑक्सीजन दे रहा है, दूसरा पेयर दूसरा ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये डबल कोवैलेंसी है। इस मॉलिक्यूल को दिखाएंगे कैसे, इस मॉलिक्यूल को हम दिखाते हैं O डबल बॉन्ड O, डबल कोवैलेंसी में बॉन्ड डबल देना पड़ता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ जगह पर ट्रिपल कोवैलेंसी। तो ट्रिपल कोवैलेंसी क्या है, जिसमें 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। इसमें 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम उस मॉलिक्यूल को उठाएंगे जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसमें 1 ना हो, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। तो यहाँ हम देखते हैं नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो वैलेंस शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5, कितना घट रहा है 3, तो दूसरे नाइट्रोजन के साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और शेयरिंग करने के बाद ये 8 अपना पूरा कर लेता है, 8 हो गया इसके पास। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने शेयर हुए 3, इससे ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा, तो ये हो जाएगा हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N, ये मॉलिक्यूल आपका बना। अब मॉलिक्यूल को अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको देना हो तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 होगा और ये O2 होगा और ये आपका N2 होगा। तो ये 3 फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है, के बीच के बॉन्ड्स अलग अलग हैं और इस बॉन्ड्स को जानने के लिए हमको इसके शेयरिंग प्रोसेस को देखना होगा। अब आगे हम लोग उस कंपाउंड को पढ़ते हैं जो हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल को पढ़ते हैं। ये क्या था हमारा, ये जो भी चर्चा हमने किया, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, ये होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं। तो होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है कि सेम एटम्स इसमें लिए गए हैं, सेम एटम्स इसमें लिया गया है, तो सेम एटम्स लेने के कारण इसे हम लोग होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जब डिफरेंट एटम्स हम लेंगे तो हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स आएगा, उसको भी देखते हैं। तो सी है हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, तो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, डिफरेंट एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे, डिफरेंट atoms participate in making the molecule, so in making the molecule, अब इसमें मॉलिक्यूल के निर्माण में डिफरेंट एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे पहला हम लोग कार्बन को लेते हैं, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 4 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 4 होगा। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, लुईस डायग्राम, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाते हैं, तो 1 2 3 4। अब ये हाइड्रोजन के साथ अपनी शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन के पास कितना है 1, दूसरे के हाइड्रोजन के पास भी 1 ही है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन का डबल पूरा हो जाएगा और इस तरीके से हीलियम की स्ट्रक्चर पाया जाएगा। कार्बन के पास क्या 2 4 6 एंड 8, इस प्रकार से कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब हम आते हैं दूसरे मॉलिक्यूल का, फॉर्मेशन ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ H2O। अब इसके फॉर्मेशन को जो देखते हैं, ये क्या था CH4 था, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ये हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, यहाँ हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखते हैं, 1 यहाँ रखते हैं, तो हाइड्रोजन अपना हीलियम की स्ट्रक्चर ले लेता है, ये शेयरिंग करके,
और ऑक्सीजन क्या होगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इस प्रकार के डायग्राम्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो ये जो डायग्राम दिए जा रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स इसको कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम है लिविस डायग्राम्स। लिविस डायग्राम्स। फॉर टुडे इट्स मोर देन इनफ। आज के लिए इतना ही, और फिर मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो आप देखिए, अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई लिखाई में ये मददगार साबित हो सके। थैंक यू।